नमस्कार दोस्तों, जीजे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक पाषाण काल के बारे में चर्चा किया था और पाषाण काल के बारे में हमने काफ़ी कुछ जो है बताया, और पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो है एक संस्कृत और भी सामने परिलक्षित होती है, और वह संस्कृत है ताम्र पाषाणिक संस्कृत। ताम्र पाषाणिक संस्कृत कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ वह संस्कृत जिसमें तांबा और पाषाण दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात इस समय तक यानी पाषाण काल के बाद लोगों के अंदर जहाँ पर कृषि कार्य करने की जो है कृषि कार्य करने के लक्ष्य को प्राप्त किया था, उसमें जिसकी अहम भूमिका थी वो पाषाणों के औजारों की अहम भूमिका रही। उसी सब को देखते हुए जब इनके मन में यानी आज मानव के मन में विचार आया और धीरे धीरे भावनाओं में परिवर्तन आया कि कुछ ऐसे औजारों का जो है खोज की जाए जिससे जो है गहरी से गहरी खुदाई की जा सके और शिकार भी जो है आसानी से तीव्र धार वाले औजारों से किया जा सके। तो इस प्रकार से पाषाण काल की जो संस्कृतियां थी, जिसे क्रांति काल कहा गया था, उस क्रांति काल में अब हम लोग ताम्र पाषाण काल की तरफ अग्रसर होते हैं, जहाँ पर तांबा और पाषाण का दोनों का समन्वय होता है। तांबा जो है का निर्माण जो है पाषाण काल यानी जिसे हम चालकोलिथिक कहते हैं, अर्थात ताम्र पाषाणी संस्कृत कहते हैं। यह जो है कच्चे माल यानी कच्चे पदार्थ को जो है खनिज करके जो है उसको परिष्कृत करके इन लोगों ने यानी आज मानव से मानव के रूप में जो परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ पर जो है एक नए वस्तु को जो सामने लाते हैं वह तांबा होता है, और तांबे से जो है वह अपना जो है औजारों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम शुरू करते हैं ताम्र पाषाणी संस्कृत। पाषाणी ताम्र पाषाणी संस्कृत। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है ताम्र अर्थात तांबा और पाषाणी अर्थात पाषाण, यानी तांबा और पाषाण दोनों मिलकर जो है साथ साथ चलते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि कॉपर एज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसी को हम जो है इसी को हम चालकोलिथिक भी कहते हैं। इसी को चालकोलिथिक भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाण संस्कृत को पहले हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पाषाण काल में देखा, जब नवपाषाण काल का अंत होता है, नवपाषाण का अवसान होने लगता है, तो ताम्र पाषाण जब आता है तो वहाँ पर देखा हमने कि इनकी संस्कृतियाँ भी जो है ग्रामीण संस्कृतियों के तहत आती है, और यही संस्कृत जो है धीरे धीरे प्रोन्नत होकर जो है यहाँ पर एक ग्रामीण सभ्यता का जन्म होता है, और वह जो है ताम्र पाषाणी संस्कृत कहलाती है। और ताम्र पाषाणी संस्कृत को अगर देखें तो यहाँ हम इसको दो भाग में विभाजित करते हैं। नंबर 1 ताम्र पाषाणी संस्कृत, और दूसरा है जो दूसरा संस्कृत है वह है परवर्ती हड़प्पा,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सभ्यता यानी यह जो प्रवृत्ति हड़प्पा कहा जा रहा है, यह प्रवृत्ति सिंधु कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि प्रवृत्ति हड़प्पा लिखने का क्या तात्पर्य है। हालांकि अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी, वहीं पर जो है ताम्रपाषाण की ग्रामीण संस्कृति थी। फर्क इतना यह है कि जो नगरीय संस्कृति थी, यह नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृतियों का बाद में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो संस्कृति आई, जिसमें से आपको हम बताएं तो वह थी झूकर झाकर संस्कृति थी। और क्या था, यह कब्रा ग्राह की संस्कृति थी। यहाँ पर जो है चमकीले और लाल मृदभांड भी पाए गए, जहाँ पर और वहीं पर पीले मृदभांड भी पाए गए, वहीं पर गैरिक मृदभांड भी पाए गए। तो ऐसे को जो ग्रामीण संस्कृतियाँ भी इसमें शामिल हो गई थी, इसलिए जो है इनको यानी पाषाणी संस्कृति के साथ रखा गया कि ताकि इन संस्कृतियों को भी एक साथ जो है ज्ञान हो जाए, जहां से आपके प्रश्न भी जो है बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ पर विकसित हुई, उन क्षेत्रों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अवलोकन कर लेते हैं कि यह ताम्रपाषाणी संस्कृति में प्रवृत्ति हड़प्पा जो थी, ये संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली। यानी इनको देखते हैं कि यह जो है सिंधु के क्षेत्र, कहाँ पर भी सिंधु के क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना गया, यह नाम जाना गया था झूकर झाकर संस्कृति। इसे कहा गया झूकर झाकर संस्कृति कहा गया। आइए दोस्तों, झूकर झाकर संस्कृति का जो क्षेत्र था, यानी प्रवृत्ति हड़प्पा का जो क्षेत्र था, नगरीय सभ्यता के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता यानी संस्कृति का मिक्सचर था, उन क्षेत्रों में इनका जो नाम पड़ा वह सिंधु का क्षेत्र यानी सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, जहां पर हड़प्पा का अवसान होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान होता है, वहीं एक संस्कृति को जन्म देता है। वह संस्कृति क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी वह संस्कृति आई प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति कही गई। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कब यहाँ पर एक संस्कृति को देखते हैं, वह है पाकिस्तान का कब्रगाह। पाकिस्तान का कब्रगाह, पाकिस्तान में कब्रगाह, पाकिस्तान में कब्रगाह संस्कृति कहा गया। पाकिस्तान में कब्रगाह संस्कृति भी कहा गया। और वहीं पर प्रवृत्ति हड़प्पा गुजरात में क्या कहा गया, यहाँ पर जो है कौन से मृदभांड सामने आते हैं, वह तो आया है गुजरात में। अगर देखें तो गुजरात में चमकीले एवं लाल मृदभांड, चमकीले एवं लाल मृदभांड आया। बात समझ में आ रही, बात को समझते चलिए कि गुजरात में यह जो है जो संस्कृति सामने आई है प्रवृत्ति हड़प्पा के रूप में जो है, जहां पर तांबे भी साथ में है और साथ साथ जो है आपके जो है पाषाण भी साथ में है। तो ऐसी संस्कृतियों का जो मिश्रण है वह प्रवृत्ति हड़प्पा में देखने को मिलता है। तो गुजरात में जो है चमकीले और लाल मृदभांड में आए, वहीं पर जो है पंजाब में जो है पीले मृदभांड यानी पंजाब का जो क्षेत्र है वह जो है पीला मृदभांड पंजाब में जो है पीला मृदभांड सामने आता है। वहीं जो है अगर आप देखते हैं कि दोआब क्षेत्र में जो है दोआब यानी दो नदियों का जो संगम है, दो नदियों के संगम के बीच का जो स्थल आता है उसे दोआब कहते हैं। तो दोआब क्षेत्र में यह जो है गैरिक मृदभांड, दोआब क्षेत्र में गैरिक मृदभांड सामने आता है।
यहाँ पर देखेंगे हम तो जो ये यानी गैरिक मृदभांड या पीला मृदभांड या यूं कह लीजिए ये जो है चमकीला एवं लाल मृदभांड, पाकिस्तान में इसे कब्रगार संस्कृत कहा गया, वहीं पर सिंधुगाड़ी क्षेत्र में से झुकर जाकर संस्कृत के नाम से भी जानी गई। यानी इन क्षेत्रों में तांबा और जो है पाषाण एक साथ जो है मिक्स होते हुए सामने दिखाई देते हैं। वहीं पर हम देखें तो इन क्षेत्रों में यानी ये जो संस्कृतियां थी ये नगरीय संस्कृति थी, ये नगरीय संस्कृति का अवसान, नगरीय संस्कृत का अवसान के साथ साथ जो है दोनों संस्कृतियां मिक्स थी, यानी तांबा और पाषाण। ठीक है, तो आइए जो है ताम्र पाषाण संस्कृति में जो है ये इसका विस्तार कहां से कहां तक था, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है इसके बारे में जो है पूछा जाता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विस्तार कहाँ था। तो आइए उसको देखते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विस्तार दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, यह पहला जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी यहाँ पूर्वी भी होगा, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान। दूसरा क्या है, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। और तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में जो है यह संस्कृत प्रफुल्लित हुई। ये जो पश्चिमी राजस्थान यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये कौन कौन सी नदियों के किनारे बसा था। यह जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर जो है ये बनास नदी के किनारे बसा था, यानी बनास नदी संस्कृत भी इसे कहा गया है। वहीं पर जो है अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यह जो है नर्मदा नदी अर्थात नर्मदा नदी के तटीय प्रदेशों में जो है इन संस्कृतियों का विकास हुआ। वहीं पर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो है अहमदनगर एवं पुणे का जो क्षेत्र आता है, उन क्षेत्रों में यह संस्कृति का पूरी तरह से जो है विकास हुआ, यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अब इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति में जो है सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो संस्कृति सामने आती है वो किस नाम से जानी जाती है। जैसे अगर हम बनास नदी की बात करें, बनास नदी संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर जो है आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति जो है यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे आहार संस्कृत कहा गया। वहीं पर जो है क्या कहते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे जो है मालवा संस्कृत के नाम से जाना गया, मालवा संस्कृत के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, मालवा संस्कृत कहा जाता था, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश। अभी हम इसके भारत के नक्शा बनाएंगे तो वहां पर आपको इसको दिखाएंगे कि पश्चिमी मालवा प्रदेश कौन सा है, किधर है और वहां पर कैसे जो है संस्कृतियों का विकास हुआ। तो मालवा संस्कृत, इसी संस्कृत को हम जो है एक नाम से और भी जानते हैं, इसी को कहा जाता है कायथा संस्कृत। कायथा संस्कृत भी इसको कहा जाता है, यानी कायथा संस्कृत भी इसको इसी के नाम से जाना जाता है। अब आइए पश्चिमी महाराष्ट्र की बात हम करें तो इसे जोरवे संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, जोरवे संस्कृत। ठीक है दोस्तों, जोरवे संस्कृत। वहीं पर जो है मालवा संस्कृत और ये जो है आहार संस्कृत। आहार संस्कृत का ये जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है 2000 से लेकर 1400 ईसा पूर्व का समय आता है। वहीं पर जो है इनका यानी मालवा संस्कृत या कायथा संस्कृत का जो समय आता है वह है 2000 ईसा पूर्व से लेकर जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1800 ईसा पूर्व तक आता है का समय जो है होता है।
आइए अब देखते हैं जोरवे संस्कृत का। तो जोरवे संस्कृत का जो समय है, कार्यकाल है, वह समय है 1400 ईसा पूर्व से लेकर 720 यानी ईसा पूर्व तक जो है प्रफुल्लित हुई यहाँ की जो संस्कृति वो बढ़ी और चली। अच्छा, दूसरी चीज है कि इनकी खास विशेषताएं क्या है, ये आहार संस्कृति की विशेषताएं। आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पर रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान अर्थात ये बनास नदी आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है बनास नदी मिलती है और इसी को जो है आहार संस्कृति भी कहा जाता है, आहार संस्कृति। दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश का जो है नर्मदा नदी अर्थात मालवा का जो क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये मध्य प्रदेश का मालवा जिसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये जो मालवा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इन क्षेत्रों को कहा जाता है, यानी मालवा का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, वहीं पर हम देखेंगे महाराष्ट्र अर्थात पुणे जो जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, वो महाराष्ट्र का जो पुणे का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इन क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ पर जो है इसी को जो है जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है, हमने अभी देखा कि जो है सिंधु का जो क्षेत्र था, जो है परवर्ती हड़प्पा की हमने जो बात किया था, उन क्षेत्रों में जो है मैंने झूकर झाकर संस्कृति की बात की थी, तो वह संस्कृत आपका यहाँ पर पाकिस्तान का जो बेल्ट आता है वो क्षेत्र यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, यानी इस जगह पर जो है जहाँ पर आपका सिंधु घाटी का क्षेत्र यह जो है झूकर झाकर संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप जानते हैं पाकिस्तान को गुजरात का जो क्षेत्र है यह गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ गुजरात, ठीक है, पंजाब यानी ये पंजाब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, ये पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है आप ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का जो है उल्लेख पाते हैं, यानी ताम्रपाषाणी क्षेत्रों का विस्तार कहाँ से तक हुआ है इसकी हमने चर्चा की है। आइए इसकी हम जो है ताम्रपाषाणी संस्कृतियों की जो है विशेषताओं का जो है उल्लेख करें कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ताम्रपाषाणी संस्कृति, पहला विशेषता यह है कि यह जो है ग्रामीण सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग जो है ग्रामों में निवास करते थे। विशेषता
पहला है ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। दूसरा ये इनके घर यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत के जो घर बने हुए थे वो घर बने हुए थे घास फूस के, इनके मकान बने हुए थे, इनके घर बने हुए थे और इनके साथ साथ लकड़ियों का भी जो है प्रयोग किया गया था। यानी घास फूस के बने हुए मकान और जो है लकड़ियों का भी प्रयोग साथ साथ में किया जाता रहा है। और जो इनके घर बनाए गए थे वो आयताकार थे एवं गोलाकार, आयताकार एवं गोलाकार थे, ठीक है दोस्तों। आयताकार और गोलाकार दोनों प्रकार की जो है इनके घर बनाए गए थे। और खास बात यह थी कि इनके ये जो है यहाँ के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ये मातृ देवी की पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसका प्रमाण जो है इनाम गांव से जो है प्राप्त होता है। यानी इनाम गांव से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनाम गांव से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं पर जो है वृषभ की पूजा, वृषभ पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वह साक्ष्य जो है मालवा के क्षेत्र से प्राप्त होता है, वह साक्ष्य जो है मालवा का क्षेत्र जो है प्राप्त होता है वहीं पर। अब आइए हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन जो मानी जाती है। प्रश्न यहाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा संस्कृत के समकालीन सभ्यता कौन से थी? वह थे कायथा और दायमाबाद। आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप लोग नोट करिएगा कि हड़प्पा कालीन संस्कृत, हड़प्पा कालीन संस्कृत के समकालीन, हड़प्पा कालीन संस्कृत के समकालीन कौन सी संस्कृति थी? वह थी जो है कायथा और दायमाबाद। यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो संस्कृति थी यानी सभ्यता थी वह जो है कायथा संस्कृत थी। और कौन सी थी? और वह दूसरा जो था वह है आपका जो है दायमाबाद अर्थात महाराष्ट्र, दायमाबाद। अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम लोग अवलोकन करेंगे वहां पर पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के तट पर, परवरा नदी के तट पर दायमाबाद स्थित है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का वह क्षेत्र है जो प्रवरा नदी, ये सबसे दक्षिणतम यानी सबसे सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणतम जो क्षेत्र था वह जो है दायमाबाद कहा जाता था। प्रवरा नदी के तट पर जो दायमाबाद के नाम से जाना जाता था, दायमाबाद। तो सबसे प्राचीन यानी हड़प्पा संस्कृत के समकालीन जो संस्कृति थी वह थी कायथा। कायथा अर्थात जो है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहीं पर जो है दायमाबाद महाराष्ट्र में है जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो आइए इस संस्कृतियों की जो है अगर हम क्या कहते हैं उन स्थलों को जो है उनके बारे में जाने, यानी एक एक संस्कृतियों के बारे में जाने तो उसकी विशेषताओं को भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान की और वहीं पर जो है मध्य प्रदेश की कायथा या जो है मालवा, वहीं पर जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता है उन क्षेत्रों में जो है कितने और स्थलों पर जो है विभाजित हुई थी। यानी आहार संस्कृत सबसे पहले देखेंगे, आहार संस्कृत की चर्चा करेंगे। आहार संस्कृत और किन स्थलों पर जो है विस्तृत हुई थी, और वह आहार संस्कृत जो है आहार, गेलुंड और वालथल यानी 3 स्थलों में और विकसित थी। आहार, दूसरा है गेलुंड
और तीसरा है वालथल। वालथल इन क्षेत्रों में जो है आहड़ संस्कृत काफी हद तक जो है विकसित हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं कायथा की बात करते हैं। कायथा संस्कृत जो है यह जो है एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे महापंडित के जन्मस्थली है जिसे आप जो है क्या कहते हैं इतिहास के पन्नों में पाएंगे। वह थे वारामिहिर। वारामिहिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा और ये एक गणितज्ञ थे जिनकी जन्मस्थली थी कायथा। कायथा में ही इनका जन्म हुआ था और कायथा जो है 3 स्थलों में विकसित थे, एरण, त्रिपुरी, उज्जैन। एरण, त्रिपुरी और उज्जैन, जिसका उल्लेख आगे चलकर हम देखेंगे। जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एरण अभिलेख का भी चर्चा करेंगे। उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उनका भी जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है, यानी ताम्र पाषाणी संस्कृतियों में जो है यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। वहीं पर आइए देखिए क्या कहते हैं कायथा के बाद आप देखते हैं कि मालवा संस्कृति। मालवा भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है। मालवा भी 3 स्थलों में है। वो 3 स्थल वो कौन कौन से हैं? मालवा का है मालथा है, नालंदा है, मालथा है, नालंदा है, नवदा टोली। इन पर जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि मालवा का वह कौन सा प्रदेश है जहां पर ये मालवा, नालंदा, नवदा टोली जो है विकसित है। ये किन क्षेत्रों में पड़ता है? या इस टाइम पश्चिमी मध्य प्रदेश दे सकता है या मालवा का क्षेत्र दे सकता है। इन क्षेत्रों में जो है यह प्रचलित थे यानी विकसित थे। आइए देखते हैं जोरवे, दैमाबाद और नावदा। जोरवे, दैमाबाद और नेवासा जो है ये आपका जो है अहमदनगर में पड़ता है। अहमदनगर मतलब है कि यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं, यहाँ ये आपका जो है अहमदनगर में यहाँ पर जो है तीनों संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, यानी जोरवा, दैमाबाद और नेवासा। इन तीनों स्थलों पर जो है ये विकसित हुई थी। कौन कौन से थे? जोरवे है, नेवादा है और दैमाबाद। ये तीनों जो है कहां पर है? ये तीनों जो है आपका अहमदनगर, ठीक है। वहीं पर जो है आप पुणे देखेंगे, पुणे में इनामगांव, चंदौली और सोनगांव आदि इन क्षेत्रों में भी जो है प्राप्त होता है। आइए एक हम जो है यहाँ पर थोड़ी सी विशेषताओं की चर्चा कर ले। जो है आहड़ संस्कृत को, आहड़ जो है विशेषताएं, इनकी विशेषताएं देख लिया जाए। इनकी विशेषताएं क्या थी? आहड़ की विशेषताएं देखिए, यहाँ से तांबे के अत्यधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अत्यधिक उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। इसलिए इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
इसे चाहे तो आप नोट करके लिखें, क्योंकि यह जो है इतना इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। यह पूछा जाता है कि आहार व आहार संस्कृत को या ताम्रवती संस्कृत किसे कहा जाता है, या ताम्रवती का क्षेत्र किसे कहा गया है। वह क्षेत्र है जो है आहार। और इसकी क्या खासियत है, यहाँ कपड़े पर छपाई और जो है मुहरें भी प्राप्त होती है। इनके घर वे पत्थरों का बना था और ये जो है गंदे पानी निकालने यानी घरों से जो है। और भी क्या विशेषताएं हैं, इनके आवास पत्थरों के बनाए गए थे, पत्थरों के बने थे, ठीक है। दूसरा है इनके समय यहाँ से छपाई एवं छपाई की मुहरें प्राप्त है। गंदे पानी घरों से निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। देखिए, गंदे पानी को घरों से निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। अर्थात यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है, हालांकि ये ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन यहाँ पर कुछ जो असर दिखाई दे रहा है, यानी इस क्रम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोगों की सोच भी और बढ़ने शुरू हो गई, क्योंकि इसके बाद में ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद जो है आप कहाँ पहुँचते हैं, आप सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय विकास होता है, वह नगरीय विकास का जो एक लक्षण जो दिखाई देता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी जो है शुरुआत जो दिखती है वो यहीं से दिखती है, आहार संस्कृति से भी दिखती है। गिलुंद, आइए गिलुंद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गिलुंद क्या है, क्या खासियत थी। गिलुंद के भी जो है यहां से भी जो है पत्थर के उपकरण प्राप्त होते हैं, साथ ही अग्निकुंड प्राप्त होता है। तो गिलुंद से जो है दो चीजें प्राप्त होती है, वह जो है पत्थर के उपकरण प्राप्त होते हैं और साथ साथ में जो है अग्निकुंड भी प्राप्त होता है। यहाँ आप और भी देख लीजिए, वालथल जो स्थल था, यहाँ से जो है क्या प्राप्त होता है, यहाँ से पत्थर एवं तांबे के उपकरण, पत्थर एवं तांबे के जो है उपकरण प्राप्त होते हैं। मालवा, आइए देखते हैं, मालवा से देखते हैं क्या प्राप्त होता है। मालवा की खासियत क्या है, मालवा उत्कृष्ट कोट के मृदभांड पाए जाते हैं। उत्कृष्ट कोट के मृदभांड यहाँ से पाए जाते हैं। काले एवं लाल मृदभांड पाए जाते हैं, काले एवं लाल मृदभांड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आप देखेंगे उत्कृष्ट कोट के जो है मृदभांड पाए गए, काले एवं लाल मृदभांड पाए गए। चरखा एवं तकली, चरखा एवं तकली, चरखा एवं तकली का भी प्रयोग किया गया। और साथ साथ जो है यहाँ
कपास की खेती किए जाने के साक्ष्य ठीक है। और क्या चीज प्राप्त होता है, और यहाँ वृषभ पूजा की भी उल्लेख मिलता है, यहीं से जो है वृषभ पूजा का भी उल्लेख मिलता है। वृषभ पूजा ये जैसा कि मालवा में हमने बताया था, इसके पहले ही बताया था। इस प्रकार से जो है वहीं पर आप एक और खास बात ये थी, यहाँ पर एक और स्थल का जिसका नाम है नवदा टोली, उसकी भी आप यहाँ पर चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। नवदा टोली की खास विशेषता थी कि यहाँ अनाजों की कई किस्में भी प्राप्त होती हैं। अनाजों की कई किस्म प्राप्त, ठीक दोस्तों, यानी अनाजों के कई किस्म भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाणी काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी नवदा टोली। प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रपाषाणी संस्कृति की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, तो यह सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी थी, वह थी जो है ग्रामीण बस्ती, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी थी, नवदा टोली। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा ताम्रपाषाणी संस्कृति जो हमने चर्चा की, वहीं पर जो है इसे कॉपर एज भी कहा जाता है, चालकोलिथिक भी कहा जाता है। हमने इस बात की भी चर्चा की कि यह जो है ताम्रपाषाणी संस्कृति जो है 3 स्थलों पर विशेषकर पाया गया। एक जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जो आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये क्षेत्र है। वहीं पर क्या कहते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वहीं पर देखेंगे तो आप जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में क्षेत्रों में जो है ये पूरी तरह से फैला हुआ था यह संस्कृति। तो इस प्रकार से इन ताम्रपाषाणी जो संस्कृति थी वह सिंधु घाटी के तरफ जो है एक परिलक्षित हो रही थी, यानी अग्रसित हो रही थी। और वहीं पर जो है यानी ताम्रपाषाणी संस्कृति का जहाँ पर अवसान हो जाता है, वहीं पर जो है नगरीय सभ्यता जो है सीधे सीधे यहाँ पर आ जाती है, और इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म होता है। हालांकि यहाँ पर विद्वानों का साफ मत है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, न कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि अगर इस बात को भी देखा जाए तो प्रवर्ती हड़प्पा की अगर बात चर्चा करें तो वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि ताम्र और पाषाण संस्कृतियों का जो सम्मिश्रण है वह जो है प्रवर्ती हड़प्पा में भी आपको दिखाई देता है। जैसा कि हमने जुगर जागर संस्कृति की बात की, और जैसा कि हमने पीले और लाल चमकीले मृदभांडों की भी चर्चा की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इतना ही